हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आए बहुत सारे वीडियोस मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के बना के भेज रहा हूं मुख्य परीक्षा के लिए। तो कई जो मेरे सफल 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो छात्र हुए हैं उनकी डिमांड थी कि चूँकि इस लॉकडाउन के पीरियड में लोगों से प्रत्यक्षता नहीं मिल पा रहा हूं, तो उन लोग की डिमांड थी कि सर आप एक वीडियोस के ज़रिए बता दें। तो मैंने सोचा कि मुझे वक्त मिले तो बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए इंटरव्यू के संबंधित वीडियो भी बना दूं। तो अभी मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारी लंबी प्रक्रिया का चीज़ इंटरव्यू भी होता है। मुख्य परीक्षा जो होती है, नॉलेज का टेस्ट है, वो हो चुका। अब नॉलेज भी है इसमें, लेकिन इसमें पर्सनालिटी भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता। तो अब आपका जो दिनचर्या होगा वो अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू की तरह ही होगा, आप उसी मोड में ऑलवेज रहें। तो ये आपको किन किन बातों का ध्यान इसमें रखना है, इसको अब से लेकर के जब तक आपका इंटरव्यू ना हो तब तक अगर आप उस मोड में रहेंगे तो बिल्कुल सहज रूप में आप वहाँ पे बात कर पाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान में रखना है। और प्रोफाइल से संबंधित पहले तैयारी कैसे करनी है उसकी बातों, क्या पहन के जाना है, वहाँ पर क्या बातें करनी है, कक्ष में प्रवेश करने के पहले क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, प्रवेश करते समय क्या रखनी चाहिए, इन सब बातों को मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इस पर ध्यान दें कि हम लोग को तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, कैसे हमको पढ़ाई पर ध्यान में रखना, कैसे प्रोफाइल से संबंधित बातों को संग्रहित करना है, उस पर मनन करना है। देखिए बहुत जो इंटरव्यूअर होते हैं वो नॉलेजेबल होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और कभी कभी विशेषज्ञ सब्जेक्ट्स के भी एक्सपर्ट बैठते हैं, वो शायद आपसे अंदर से प्रश्न पूछ दें, अन्यथा सतही प्रश्न ही पूछे जाते, जैसे किसी की परिभाषा हो, तमाम हो, इस प्रकार के कुछ छोटी मोटी बातें पूछी जाती हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस का अगर आप जवाब नहीं भी देते हो तब भी कोई बात नहीं। देखिए, जवाब न देना इंटरव्यू में, फैक्चुअल क्वेश्चंस का जवाब न देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई आपके विचार आपसे पूछ रहा हो जो उसी समय उत्पन्न होकर के उसी समय देना होता है, उन सब प्रश्नों को आप स्किप नहीं कर सकते, उसमें आप चुप नहीं रह सकते हो। उसमें आप सॉरी बोलेंगे तो निगेटिव चला जाएगा। जैसे मान लिया आपसे पूछा कि आरक्षण से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं या सवर्णों को जो अभी आरक्षण दिया गया, इसमें आप कहाँ तक उचित मानते हो, कि आपकी क्या इसमें राय है। देखिए, कंट्रोवर्शियल वाला चीज़ में ज़रूर पूछता है, ठीक है, वो आपकी राय पूछना चाहता है। ध्यान में रखिएगा, व्यक्तिगत राय परहेज करिएगा, संवैधानिक जो चीज़ें हैं आप उसको ही रखिएगा। ठीक है, सरकार ने अगर कोई नीतियाँ बनाई हैं तो उसको आप फॉलो करना है। एक प्रशासक के तौर पर आपको वही फॉलो करना है। एक प्रशासक का गुण है सरकार की बहुत आलोचना इंटरव्यू में नहीं करनी है, ध्यान में रखिएगा। एक प्रशासक के लिए सबसे बड़ा गुण यही है, माना जाता है। वो सब आपको दिखेगा। पहले आपके पेशेंस का टेस्ट भी लेगा, आपको आप पर ऐसे प्रहार करेगा जिससे आप अपना पेशेंस खोएं। आप उनको धैर्य बनाए रखने के लिए आप तमाम जो अभी से उपाय करने हैं कि कैसे हम अपने पेशेंस लेवल को बरकरार रखें। कोई हमको अगर पिन भी मारा तो हम एकदम बिल्कुल संतुलित रहेंगे, अपने आप को रखेंगे। तो जो प्रोफाइल है मैं उस पर आता हूँ। सबसे पहले कैसे हम लोग तैयारी करें, तो प्रोफाइल में देखिए पहले होता क्या था कि आपसे आपका परिचय पूछा जाता था, लेकिन पिछले जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये प्रथा बदल दी, कोडिंग सिस्टम कर दिया। पता नहीं ये चेयरमैन क्या करेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि आप प्रोफाइल से तैयारी करना शुरू करें, भले ही ना पूछे जाए, लेकिन फिर भी तैयारी करें। हो सकता है चेयरमैन बदल दें, अचानक से कर दें तो क्या आपकी दिक्कत नहीं होगी, तो ये तो रखें ही। तो जैसे आपके नाम से ही शुरू होता है,
आपका नाम क्या है। अब नाम में क्या है, आपके नाम का अर्थ क्या है, आपके नाम जो है वो उससे संबंधित कोई फेमस पर्सनालिटी अगर हो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। आपका जन्म स्थान कहाँ है, अब वो जन्म स्थान जो जिला है, ठीक है, जो राज्य है, आप उससे बिल्कुल उसकी तैयारी करें। आपका जन्म स्थान अगर कहीं मान लीजिए वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट या पटना है, इसकी ऐतिहासिक जो हिस्ट्री रही है, आप उसके बिल्कुल कालक्रम के अनुसार से आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। आपसे पूछ देगा कि आप बताइए आप वैशाली में हैं, आप पदस्थापित हैं और आपके कुछ मित्र जो हैं वो वैशाली आना चाहते हैं, आप उनको कहाँ कहाँ घुमाएंगे। तो ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कौन कौन से ऐसे स्थल हैं, पर्यटक का स्थल है, उसकी क्या ऐतिहासिकता है, आपको उसको ध्यान में रखना है। अगर आप ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल रहा या ज्योग्राफी आपके विषय रहे हैं तो उसकी ज्योग्राफिकल जानकारी बिल्कुल रखनी है, ऐसे भी रखनी है, लेकिन उसको विशेष रूप से रखनी है, किस क्लाइमेटिक जोन में आता है, तमाम है। तो ये आपको उसके भूगोल, उसके इतिहास, सब की जानकारी रखनी है, अपने जन्म स्थान की। आपके जिले का क्या रेशियो, सेक्स रेशियो है, तमाम जितने आप समझिए, जिस उस जिले से संबंधित आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। अगर उस जिले का क्या प्रॉब्लम्स है, अगर आपको अपने ज़िले में पदस्थापित कर दिया गया तो उस ज़िले के कौन कौन से प्रॉब्लम्स है जिसको आप सॉल्व कर पाएंगे, तो ये कैसे करेंगे। तो ये सब जो प्रश्न है ये सब बहुत पूछे जाते हैं, आप इसके संबंधित पूरी एक जानकारी प्राप्त कर लें। उसके बाद आइए तो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है। अब उस डेट ऑफ बर्थ में आपका जो डेट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, कोई ऐतिहासिक चीज़ हो तो नहीं हुई है, तिथि कोई महत्वपूर्ण तो नहीं है, ध्यान में रखिए। और अगर वर्ष है तो उस वर्ष में कोई घटनाएं तो नहीं घटी, बहुत महत्वपूर्ण कोई घटनाएं घटी हैं तो उसको भी ध्यान में रखना है। ये सब बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जन्म स्थान से तो प्रश्न आते ही आते हैं, पूछता ही किसी वजह से, घुमा कर ही पूछता, ठीक है। तो वो ध्यान में रखिएगा। अगर कोई हिंदी के छात्र हैं, अब आप दरभंगा के रहने वाले हैं, तो पूछेगा अरे आपके यहाँ तो कोई तरौनी गांव है। अब आप पूछना कहाँ चाहे, आप पहुँच जाइए कि कहाँ। वैद्यनाथ मिश्र जी के बारे में जिनको हिंदी साहित्य में बाबा नागार्जुन से भी के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में जानना प्राप्त करना चाहता है। कोई सब जगह जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर फणेश्वर नाथ रेणु है उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो जिस जिस स्थान पर कौन कौन हैं ध्यान में रखिएगा। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट या चलिए वहाँ हमारे दिनकर जी के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। जो जो कवि कहाँ कहाँ से रिलेटेड है, मुजफ्फरपुर से तो कई कवि हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। आधुनिक कवि भी हैं तमाम, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये आप देखिएगा वहाँ जिस प्रेस के आप रहने वाले हैं उससे जुड़े हुए कौन साहित्यकार हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, और उनकी जो अगर रचनाएं हैं तो उसने आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। अगर एक आध दो रचनाएं पढ़ी है तो पढ़ी है तब, और नहीं पढ़ी है तो झूठ नहीं बोलिएगा। आप कह सकते हैं कि उनकी रचनाओं के विषय में मुझे जानकारी है कि रचना मैं इसको पढ़ा नहीं। अगर आप पढ़ ले तो उनके पात्रों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। झूठ नहीं बोलना, ध्यान में रखिए। वहाँ पे इंटरव्यूअर जो है वो झूठ पसंद नहीं करता। आप सोचेंगे हम बहुत चालाकी से झूठ बोल रहे हैं तमाम है, लेकिन वो पकड़ लेगा आपको, ठीक है। वो साइकोलॉजिस्ट भी बैठे रहते हैं, वो आप पकड़ लेंगे, आपको किसी न किसी रूप में आपको पकड़ लेंगे, और तब वो आपको नहीं पसंद करेंगे। क्योंकि प्रशासक झूठा हो ऐसा लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि सबसे अनिवार्य शर्त है एक प्रशासक की। तो आप इस ध्यान में रखिएगा कि ये पकड़ में अगर आप किसी चीज़ को झूठ बोल रहे हो, ठीक है, तो वो इतना बार बोलिए कि वो सच के समान लगने लगे। तो अभी से ही बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मैं कहता हूँ कि कभी कभी होता क्या कि किसी की अभिरुचि जो हॉबी है वो क्लियर कट नहीं रहती है,
और विदाउट हॉबी जाना भी नहीं चाहिए। प्रोफाइल आपसे पूछेगा कि आपकी हॉबी क्या है और आप कहें कि कोई खास हॉबी नहीं है, तो ये प्रतिकूल जाता है। इसलिए कोई ना कोई तो व्यक्ति की हॉबी होती ही है, वो कुछ भी हो सकती है, खाना बनाने से लेकर तमाम चीज़ें हो सकती हैं। अब उस हॉबी से संबंधित प्रश्न आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। अब वो हॉबी से प्रश्न पूछ सकता है कि ये बताइए आपकी हॉबी प्रशासन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। जैसे पूछ सकता है खाना बनाना, आप खाना बनाते हो तो कहेगा खाना बनाना जो है प्रशासन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है बताइए। या आपका हॉबी जो है प्रशासन में कैसे लाभकारी साबित हो सकता है, तो आप क्या बताएंगे उसमें। आपका उत्तर होगा कि महोदय जो खाना है वो सही समय पर उसको पकाना है, उसको सही समय प्रबंधन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बिना खाना अच्छा जो तभी बनता है जब एप्रोप्रिएट समय तक उसको पकाया जाए। और तो ये समय प्रबंधन की जो कला है वो उसमें भी महत्वपूर्ण है, और प्रशासन में भी समयबद्ध काम करना, यही तो सुशासन है। इसलिए वहाँ ये आप बताएंगे, ठीक है। तो आप कहाँ से कहाँ लिंक कर सकते हैं, थिंक करिए प्रतिदिन। ये कोई व्यक्ति दूसरा नहीं करेगा आपको, मैं आपको डायमेंशन दे रहा हूँ, आप इस डायमेंशन पर काम करिए, ठीक है। फिर आप आइए उसके बाद जहाँ शिक्षण संस्थान है, तो शिक्षण संस्थान जहाँ आपने पढ़ाई की है उन सब शिक्षण संस्थानों को, मान लीजिए छपरा में है तो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश नारायण के बारे में पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी आपको। कैसे कैसे उन्होंने काम किया, कैसे आज़ाद दस्ता का गठन किया, तमाम सब जानकारी रखनी पड़ेगी। उनका पूरा संपूर्ण क्रांति आपको याद रखना पड़ेगा, क्या टोटल रिवोल्यूशन क्या है, तमाम चीज़ सब की जानकारी रखनी पड़ेगी। तो ये आप शिक्षण संस्थानों के नाम अगर ऐतिहासिक पुरुषों के आधार पर हो तो उसकी ऐतिहासिकता को भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। कोई राजा राम मोहन राय स्कूल में पढ़ा, राजा राम मोहन राय का पूरा कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना है। कोई सर गणेश दत्त जीडी पाटलिपुत्रा में पढ़ा है तो सर गणेश दत्त के बारे में बिल्कुल जानकारी प्राप्त करनी है। कोई संत जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ा है तो कॉन्वेंट की स्थापना कहाँ से शुरू हुई, कब क्या हुई, सेंट जेवियर की स्थापना, सेंट जेवियर का क्या कंट्रीब्यूशन है पारसी ईसाई समुदाय में, वो सब आपको करनी है। पहला कौन सा आया का, देखिए ये बहुत बृहत है, कहीं भी जा सकता, इसलिए कहीं नॉलेज का ये टेस्ट नहीं होता। लेकिन वो चीज़ें क्योंकि वो ऐसे भी प्रश्न रहते हैं, कहीं से भी कोई पूछ देता है, वाइड होता है। और आप, मैं डायमेंशन दे रहा हूँ, आप उसको डेली काम करें, आप सोचें कि इस पर क्या क्या प्रश्न उठ सकते हैं और क्या क्या आ सकता है। और प्रतिदिन अपने दोस्तों के साथ जो उसके साथ डिस्कशन करें और कहें कि आप मेरा मॉक लीजिए, ठीक है। अभी तो कोरोना काल में शायद तो बहुत लोग मित्र नहीं, फिर भी आप आसपास के जो कुछ मित्र हैं उससे तो इकट्ठा हो ही सकते हैं, ये पूरा प्रिकॉशन लेते हुए, ध्यान में रखते हुए, तो आप लोग कर सकते हैं ये काम। ये जितना मित्र लोग मिलकर के इंटरव्यूअर की तैयारी करा देता है, कोई शिक्षक ज़्यादा नहीं कराता। मैं तो ऑलवेज कहता हूँ कि शिक्षक केवल मार्गदर्शक हो सकता है, बता सकते हैं डायमेंशन, बस जो भी हम आपको कर रहे हैं बस यही काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो आपको खुद ही करना। नेक्स्ट जो है कि अगर आपको शिक्षण वाले में गैप है, ईयर का गैप है, प्रश्न वहाँ से पूछा जाता है कि अब तक अभी आप क्या कर रहे थे। तो कोई छात्र अगर, देखिए इसमें भी बहुत हद तक सच ही बोलना चाहिए। और ये तो बात सही है कि बहुत दिनों तक लंबा गैप होता है तो ये अच्छा पसंद नहीं किया जाता, फ्रेशर को ज़्यादा लाइक करते हैं लोग। लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी है कि सच ही बोलना है। थोड़ा बहुत इधर उधर आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि अगर आप जॉब में हैं तो आपकी आधी जो इंटरव्यू होगी वो जॉब आधारित ही होगी, ठीक है। इस बार तो मेरे कई छात्र सब हैं, सब अधिकांश जॉब वाले हैं, तो सबको जॉब से क्वेश्चन पूछने वाला। जो बैंक में है उसको बैंकिंग से संबंधित पूछेगा, ठीक है। कुछ हमारे छात्र CDPO हैं, उन पूरा CDPO से जो वर्क से का क्वेश्चन पूछने वाला। कोई इंस्पेक्टर है तो पुलिस व्यवस्था के साथ कौन कौन से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, क्या क्या सब एक्ट सब है,
उसको तो और पॉलिटी से सभी प्रश्न भी पूछे जाएंगे, साथ साथ कानून वाली पूरी जानकारी भी होनी चाहिए, वो सारा पूछा जाएगा। समस्या के साथ साथ ये अभी तो कोविड में और क्या नए चैलेंजेस है वो भी पूछा जाएगा। और उत्तर प्रदेश में और तमाम बिहार राज्यों में तो पुलिस को भी की जो भूमिका रही है उस पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आज ही मैं पेपर पढ़ रहा था, उसमें जो है इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICGS जो प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके आधार पर 515 जो हमारे बिहार के थाने हैं उनको ऑनलाइन कंप्लेंट और ये सब तमाम चीज़ों कर दिया गया, जिससे कि आप त्वरित रूप से कार्रवाई हो सके। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सिस्टम, इसके बारे में पूछा जा सकता है, इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये इस तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना, ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी से करंट अफेयर से तो बहुत प्रश्न बन रहे हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सभी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, बहुत सब्जेक्ट से 1-2 प्रश्न पूछे, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता करें सब्जेक्ट से, क्योंकि सब्जेक्ट की जानकारी आप प्राप्त करके क्या है, पर्सनालिटी आपकी फैक्चुअल से निकल करके नहीं आएगी, इन सब क्वेश्चनों के ही आंसर से आपकी पर्सनालिटी पता चलेगी, आपकी सोच पता चलेगी। उसके बाद आपने अगर ऐच्छिक कोई विषय चुने हैं तो उस ऐच्छिक विषय के चुनने के क्या कारण है। स्नातक में अगर आपका विषय कुछ दूसरा रहा है और इसमें कहीं दूसरा रहा है तो उसके कुछ रिलेवेंट कारण होने चाहिए। ठीक है, बहुत हो सकते हैं, जैसे आपने कहा तो आपके आधार हो सकते हैं कि इसके मार्गदर्शक मुझे ईजी वे में उपलब्ध हुए। आपसे पूछ सकता है कि आप हिस्ट्री के छात्र रहे और आपने 6 साल 7 साल पढ़ाई की और उसके बाद आप उसको छोड़ करके LSW ले लिया, हिंदी ले लिया, तो आपसे पूछ सकता है कि आपने जो 7 साल दिया हिस्ट्री को और फिर आप किसी दूसरे में हैं, कहीं आप में पलायनवाद की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, तो आपको इसका रेलिवेंट कॉज देना पड़ेगा। अब वो रेलिवेंट ये है कि आप ये कह सकते हो कि इसके पूर्व से मैं देता आ रहा हूँ, चाहे इसके पहले BPSC में 2 सब्जेक्ट्स थे, मुझे हिस्ट्री में लिखने के बावजूद भी बहुत अच्छे अंक नहीं आ रहे थे, मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरे उत्तर में कमी है और उसका मार्गदर्शन मुझे बहुत अच्छे से नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण मैं दूसरे सब्जेक्ट्स में जो मेरा था, जो मैंने सेकंड सब्जेक्ट लिया, उसमें मेरे अंक बहुत अच्छे आ रहे थे और उसके मार्गदर्शन भी मुझे उपलब्ध थे सहज भाव में घर में। ठीक है, तो मैं इस सब्जेक्ट को चुन लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सहज बोल सकते हैं। अच्छा अंक ला करके किसी सब्जेक्ट में कम्पीट करना मेरा उद्देश्य है, चूँकि एग्जामिनेशन में कम्पीट करना ही उद्देश्य है और नौकरी प्राप्त करना यही है। देखिए, आदर्श बहुत मत दिखाइएगा, पसंद नहीं करता है। आप बहुत आदर्शवाद बोलना शुरू करेंगे, तमाम तो कहेगा कि फेक आदमी है। रियलिस्टिक बात करिए, वो सब आया, सब जानता है, वो भी करके ही आया, वो कोई ऊपर से नहीं आया टपक के। ठीक है, वो हम लोग ही हैं तो हम लोग भी उसी प्रक्रिया से गुजर के पहुंचे, तो जो आप कल को आप भी वही होंगे। तो इसमें आप फेक उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, एकदम बिल्कुल सहज उत्तर देंगे, जो फैक्ट है वही कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है बिहार से संबंधित अभी जितने प्रॉब्लम्स हैं और जितनी जानकारियां हो सकती हैं वो सब बिहार से संबंधित सब जानकारियां प्राप्त करिए। कृषि से संबंधित क्या समस्याएं होती हैं, एक एक सेगमेंट को उठाइए। कृषि का सेक्टर, उद्योग का सेक्टर क्यों डेवलप नहीं कर पाया, अभी कौन सी संभावनाएं हैं, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में अभी जो डेवलप कर रहे हैं ज़्यादा, तो क्यों, क्या कारण है। कृषि कर्मण पुरस्कार लगातार हम लोग 4 साल से जीत रहे हैं, क्या कारण बनता है, किस क्षेत्र में बनता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। बाढ़ अभी आई तो बाढ़ के 18 प्रभावित जो जिला है उसका क्या कारण है, ये सब जितने प्रभावित जिले हैं इसकी क्या वजह है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट है जो आजकल चर्चा में भी है, वहाँ से प्रश्न बहुत पूछ रहा है, वो है जल स्तर जो हमारा नीचे जा रहा है। जल संकट बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ हो गया, सब प्रदूषित पानी पी रहे हैं। बिहार में 38 जिलों में 30 जिले प्रदूषित पानी पी रहे, 8 ही जिले जो शुद्ध पानी पी रहे। ये बहुत बड़ा संकट है। हर घर जल वाला जो कॉन्सेप्ट है उस वहाँ से लेके प्रश्न
और जन जीवन हरियाली हरियाली तक वाला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछा जाएगा। ज्योग्राफी के छात्र हों चाहे कहीं के भी छात्र हों, विज्ञान के भी हों, तमाम हो, सब से पूछा जाएगा। तो ये आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा, बिहार की एक एक योजनाओं के विषय में देखिएगा, और आपके सब्जेक्ट से अगर रिलेटेड योजनाएं चल रही उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, आपने अगर पद क्रम क्या दिया है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। डीएसपी दिया तो क्या कारण है, अगर एसडीएम दिया तो उसके क्या कारण है, उससे प्रश्न आएंगे। आपकी प्राथमिकता के क्या कारण है उस पर प्रश्न आएंगे। उसकी हायरार्की आपको जाननी है कि एडमिनिस्ट्रेशन का हायरार्की क्या है, नीचे से लेके कहाँ तक का है। अगर आपने जो भी पद दिया है, आपने अगर डीएसपी दिया है तो आप नीचे से कांस्टेबल से लेकर के ऊपर तक के पूरे पदक्रम को आप बताएंगे कि कैसे कैसे है, उसके क्या कार्य हैं, सब जानकारी आप लेंगे। इससे लगेगा कि लड़का प्रशासन के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो ये आपकी सजगता का परिचायक है। और प्रतिदिन आपको पेपर पढ़ना है, और पेपर में जो हमारा रीजनल है वो नेशनल और इंटरनेशनल, ये 3 चीज़ें, और खेल वाला परिदृश्य, यही 4 पढ़ना है। बाकी जो पन्ने हैं वो सब मत पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान में रखिए, इस सब को स्केप करिएगा। केवल एडिटोरियल का पढ़ना और इन सब बिहार से संबंधित जो ये सूचनाएं हैं उनको जरूर संग्रह करते जाइए, कॉपी लेते जाइए, उसको लिखते जाइए, या कटिंग कर करके पेस्ट करते जाइए, कॉपी बनाते जाइए। अभी से लेकर के 2-3 महीनों तक का सबका ये सब, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता तब तक, वो लास्ट दिन भी आप ध्यान में रखिएगा। पेपर पढ़ के आए हैं, सबसे पहला प्रश्न होगा पेपर कौन सा पढ़ते हैं, तो पूछ देगा कि उसके संपादक कौन है। ध्यान में रखिएगा, वो सब चीज़ें माइन्यूटली आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर आप जो पेपर पढ़ रहे हैं और उस पेपर से संबंधित उस दिन की तिथि में कौन कौन सा, आप पहले ही से 2-3 दिन पहले से तैयार रखिए कि ये सब चीज़ें घटती आ रही है, और इससे संबंधित आप पूरे प्रकरण को दिमाग में रखेंगे। जैसे अभी मान लिया घटना प्रकरण है, राजस्थान का प्रकरण है, पूछ देगा, उससे संबंधित तमाम दर बदल विधेयक का पूछ देगा। 124A जो उस पर लगाए गए हैं पायलट जी पर केसेस, वो 124A क्या है, संवैधानिक चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपको सजग बरतनी है, और बिल्कुल हर दिन पेपर लेना और उसको राइट डाउन करता है। कोई चीज़ पद बदला किसी का, कोई उस पर कोई विधेयक पारित हुआ, तमाम चीज़ें अभी तो शुरू होंगी, तो ये सब आना शुरू हो जाएगा, सत्र जैसे ही शुरू होगा। तो अभी आपका इंटरव्यू तो लंबा चलेगा, लगता पता नहीं कब शुरू होता है कोविड की वजह से। तो ये ध्यान में रखना। तो ये तमाम चीज़ें आपको नोट डाउन करते ही चलनी, पेपर डेली पढ़ना और बड़े अच्छे ढंग से पढ़ना, और हर एक चीज़ों पर चीन के साथ रिलेशनशिप, तो चीन के तमाम मुद्दों का कौन कौन, आप सतही चीज़ों से कि चीन की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है। ठीक है, अब वो वहाँ पे क्या सबका कहाँ पर कौन कौन सा क्षेत्र विवादास्पद है, अब तक कौन कौन से प्रॉब्लम्स कब कब हुए हैं, इस बार का जो प्रॉब्लम है उसके क्या कारण हैं, चीन के साथ अब वार क्या शुरू हो जाएगा ऐसा आपको लगता है, इकोनॉमिक वार चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, अमेरिका के साथ चीन के साथ चल रहा है, कि भारत के साथ भी इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है, कई चीज़ों पर प्रतिबंध लग रहा है, क्या कारण है, क्या प्रतिबंध लगा देने से चीन के साथ जो व्यापार है वो उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्या ये एकपक्षीय होता जा रहा है। ठीक है, ये सब बातें, ये इकोनॉमी की बातें, ये सब बातें पूछी जाएंगी। जो इकोनॉमिक्स का होगा वो इकोनॉमिक्स वाला, जो पॉलिटी वाला हो पॉलिटी से वाला टाइप का पूछेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ पूछा जाएगा। बिहार की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अभी इमाइग्रेशन हुआ, ठीक है, वो भी ध्यान में रखना, उससे भी समस्याएं हैं। श्रमिकों का बिहार सब श्रमिक पलायित होकर के वापस आ गए। ठीक है, तो वापसी हुई है पलायन से, तो उस वापसी का इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक नकारात्मक दोनों बताना है। कैसे निपट सकता है, ठीक है, सरकार, और कैसे निपट रही है ये भी ध्यान में रखना है, सब बताना। देखिए, पॉजिटिव ही एस्पेक्ट्स ध्यान में रखना है, निगेटिव बहुत नहीं बताना, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो सत्ता पक्ष से ही होते हैं, तो वो ध्यान में रखिएगा, वो निगेटिव पक्ष नहीं बताना।
निगेटिव पूछे तो आप बता सकते हैं कि आलोचकों का ये कहना है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अपनी मत कहिए कि मेरा ये बात है। ठीक, इसके बाद बाढ़ की जो समस्या है उस पर आप देखेंगे, अब बाढ़ की समस्या से कैसे निपटेंगे वो बताएंगे। कोविड जो 19 का, इसका देखिए लोकल लेवल पर जो कोविड-19 का जो प्रॉब्लम्स है वो सब ध्यान में रखिएगा, और ये अंतर्राष्ट्रीय से लेकर के लोकल लेवल तक के प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखना है, और जो घटनाक्रम डेली घट रहा है उस सब पर नज़र रखनी है। और विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए प्रश्न पूछ सकता है, उसमें क्या रहता है, चुनाव होता है नहीं होता है, फिर भी इससे संबंधित जो चुनाव से संबंधित वो सी प्रश्न रहेंगे। यानी आर्टिकल 324 से लेके वो जो चुनाव आयोग का जितना भी कार्य है वो सब आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल वाइज, उस चैप्टर को आर्टिकल वाइज याद रख लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य, यहाँ तक के बातों को आर्टिकल वाइज आपको कंठाग्र कर लिया। ठीक है, धारा 370 समाप्त करने से कश्मीर का पहले का क्या था और अब की क्या स्थिति है, संवैधानिक स्थिति भी पूछेगा। ठीक है, कैसे यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो, और अभी प्रशासनिक स्तर पर क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्या ये फिर राष्ट्रवाद क्या होता है, नई परिभाषा गठित राष्ट्रवाद की, ये सब नई सब तत्व आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, जेएनयू का जो विवाद उत्पन्न हुआ ये भी पूछा जा सकता है, 66A ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो टीचर हैं अगर आप, तो इस दौरान ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आज टीचिंग में जो टीचिंग जो हो रही है, लर्निंग का जो प्रोसेस है, ये कहाँ तक कारगर साबित हो सकता है, क्या इसको हम लोग अब अपने पाठ्यक्रम में इसको शामिल कर लें। ठीक है, ये अगर जब लॉकडाउन ख़त्म हो तो प्रत्यक्ष जब स्कूल खुले तो क्या इसको कोऑर्डिनेट बना करके चलें कि भविष्य में इस प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकता है और भी आए, तो ये एक बड़ा परिवर्तन आया, तो ये आपके थॉट्स इस पर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अतिरिक्त जो प्रशासन में आ सकता है कि वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट है, वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर वहाँ है, यहाँ नहीं है, तो या क्या कल्चर यहाँ भी डेवलप जो हो रहा है, तो इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए भारत जैसे देश के लिए, क्या सही होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मेन वर्क तो यहीं पे मैं जो नटसेल में आज बताना चाहा वो यही है, और ऐसे तो बहुत डायमेंशन है उसके। मैं अब कोशिश करूँगा कि एक एक जो बड़े बिंदु है उसको मैं उठाऊँगा और उससे संबंधित आपसे प्रश्न आपको बताता चलूँगा। धन्यवाद।